Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So before beginning with our class, let me give you an overview of the today's class. So first we will be discussing the title of the editorial. Then I have also translated the entire article in Hindi also. So if you are having any problem in understanding anything in English, you can refer the Hindi translation. Okay, so here is your first slide of the Hindi translation and here is your second slide of the Hindi translation. Apart from that, we will be discussing vocabulary. We will also discuss some grammar rules which I have marked in the purple, and after that we'll read the entire article. We'll discuss about the entire article. At the end of this article, we will discuss what was the tone of the today's article. Apart from that, I will take your vocabulary test and we will be doing a error detection question also. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Lessons in a Loss on the 2023 Karnataka Assembly Election Result. So what does the author here wants to convey is कि ऑथर यहाँ पे हमें कहना चाहते हैं कि जो एज वी ऑल नो, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द न्यूज़, वी ऑल नो दैट कांग्रेस हैव गॉट द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स एंड बीजेपी हैव गॉट द stood at the second position. So here the author wants to convey that कि बीजेपी को उससे उनकी हार से एक सबक सीखना चाहिए. लेसन सीखना इज सबक सीखना. सो लेसन्स इन अ लॉस बिकॉज बीजेपी हार गई है. सो उस हार से भी बीजेपी को क्या एक सबक सीखना चाहिए वो हम इस आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम. सो इस चुनाव का जो परिणाम आया उससे बीजेपी को क्या सीखना चाहिए बेसिकली वो हम इस आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे. सो द कांग्रेस कैन लर्न मोर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टीज लॉस दैन फ्रॉम इट्स विन. सो इस आर्टिकल पे बीजेपी के लिए भी एक लेसन है, उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक लेसन है कि यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस भी जितना अपने जीत से वो नहीं सीखेगी उतना उससे बीजेपी के हार से सीखना है कि कैसे बीजेपी किन रीजंस के वजह से हारा है और उन मिस्टेक्स को कांग्रेस को दोहराना नहीं है ताकि वो सक्सेसफुली अपने टेन्योर को कंप्लीट कर पाए. ठीक है, तो फिर से बीजेपी ने जो मिस्टेक्स की थी वो कांग्रेस को नहीं दोहराना चाहिए. दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू से हियर. ओके, सो कांग्रेस अपनी जीत से ज़्यादा भाजपा की हार से सीख सकती है. ओके, सो हेयर फॉर योर, अगर आपको याद नहीं है तो फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स भी रखे हैं कि विच पार्टी गॉट हाउ मेनी सीट्स. सो INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गॉट 135 सीट्स, BJP गॉट 66 सीट्स, JDS, that is Janata Dal Secular, got 19 seats and others have got 4 seats. तो total 224 seats थे, जिसमें से if any a single party gets 113 seats, so वो कहलाएगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और उन्हें पहले ऑफर दिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे. ओके, सो बेसिकली जितना मेजॉरिटी का नंबर होता है, अगर कोई भी पार्टी वो सबसे पहले उतने सीट्स को जीत जाती है तो वो एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है और उन्हीं को सबसे पहले चांस दिया जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करे. सो इस केस में 113 वाज द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जो गेन करना था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. तो कांग्रेस ने उससे ज़्यादा ही सीट्स को विन किया. सो कांग्रेस ने 135 सीट्स को विन किया. ओके, सो दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस. ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी पे. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ डेफिनेटिव. अगर कोई भी चीज़ डेफिनेटिव है तो उसका मतलब होता है इन अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव. तो अगर कोई भी चीज़ डेफिनेटिव है तो मतलब वो चीज़ होनी ही होनी है और हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं और उसे हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसे होने से रोक भी नहीं सकते हैं और ना ही उसे चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज़ डेफिनेटिव. ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्रूड. एक्रूड का मतलब होता है टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो कोई भी चीज़ अगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है
अगर वो भी चीज़ इंक्रीज़ होती जाती है तो हम उसे कहते हैं एक्रूड। आपने एक्रू वर्ड आपने इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट पे ये पढ़ा होगा। जब आप बिजनेस मैथमेटिक्स को पढ़ते हो तब आपको वहाँ पे जब आप एस आई और सी आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उस पर ये वर्ड सुनाई दिया होगा कि एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट जमा हुआ है, ठीक है, मतलब जो एक साथ इकट्ठा हो गया है और वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रूड। ठीक है, आप उस सिनेरियो से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनीज दैट जॉइन टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो बिजनेस को चलाने के लिए उसके एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, तो जब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कंपनीज एक साथ आती हैं, मतलब एक ग्रुप को बनाती हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंडिकेट करना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज हंग असेंबली। हंग असेंबली का मीनिंग होता है अ सिचुएशन इन विच नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और प्री एग्जिस्टिंग कोलिएशन विंस। कोलिएशन इज जब कोई भी अगर दो पार्टीज एक साथ आके इलेक्शन को लड़ती हैं, कॉन्टेस्ट करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कोलिएशन। ठीक है, तो कोई भी दो या दो से अधिक पार्टी, मतलब एक ग्रुप बना के वो कॉन्टेस्ट करती हैं, इलेक्शन को लड़ती हैं, तो उसे कोलिएशन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाए थे कि 113 इज़ द मेजॉरिटी। तो अगर इनमें से किसी भी पार्टी को 113 सीट्स नहीं मिलती, सपोज़ आईएनसी 90 सीट्स मिलती थी, कांग्रेस को एंड बीजेपी को सपोज़ 85 सीट्स मिल जाती थी, जेडीएस को कुछ 50 सीट्स मिल जाती थी। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी के नंबर को अटेन नहीं कर पाती थी, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते थे, हंग असेंबली। ठीक है, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज हंग असेंबली। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वे ऑन। वे ऑन का मतलब होता है बी डिप्रेसिंग और बर्डनसम टू समवन। तो कोई भी चीज़ अगर आपको डिप्रेस कर रही है, आपको चिंतित कर रही है, या फिर आपके ऊपर बर्डन सी बन गई है, तो वो आपके लिए वे ऑन कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस पर्पजेस। क्रॉस पर्पजेस का मतलब होता है डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स विदाउट रियलाइजिंग दिस। तो जब कोई भी दो व्यक्ति बिना टॉपिक को समझे हुए अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के वजह से अगर वो लड़ते रहते हैं, तो उसका मतलब होता है क्रॉस पर्पजेस। ठीक है, दे आर एट क्रॉस पर्पजेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेकिंग अप। रेकिंग अप का मतलब होता है टू टॉक अगेन अबाउट अ पास्ट इवेंट और एक्सपीरियंस दैट शुड बी फॉरगॉटन। जिस चीज़ को हमें बहुत पहले ही भूल जाना चाहिए था, या फिर जिस चीज़ को हम पहले भूल चुके हैं, उस चीज़ को फिर से याद करना इज़ रेकिंग अप बिकॉज इट अपसेट्स और एनॉयज समवन एल्स। किसी को अपसेट करने के लिए या फिर किसी को इरिटेट करने के लिए आप फिर से वही बात दोहराते हो। ठीक है, टू टीज़, किसी को टीज़ करने के लिए आप वो फिर से बार बार वो बात दोहराते हो जो कि चीज़ हमें भूल जानी चाहिए थी, तो आप जब वैसे करते हो सो यू आर रेकिंग अप। ठीक है, इन शॉर्ट हम हिंदी में ऐसे कहते हैं गड़े मुर्दों को उखाड़ना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज रेकिंग अप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड हैज़ राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है अ पोर्टेंट ऑफ डूम और मिसफॉर्चून। मतलब किसी भी चीज़ का संकेत जो हमें कोई चीज़ देती है, सिग्नल देती है कि इन फ्यूचर मिसफॉर्चून होने वाला है, मतलब कोई चीज़ बुरी होने वाली है। सो उसका मतलब होता है राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, मतलब हमें उसका एक सिग्नल मिल रहा है कि फ्यूचर में ऐसी बुरी घटना घट सकती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैराडिगम। पैराडिगम का मतलब होता है अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल या फिर किसी भी चीज़ का पैटर्न, एक सीरीज़ में जब कोई चीज़ होती है तो वो किस पैटर्न से फॉलो हो रही है, तो हम उसे कहते हैं पैराडिगम। ठीक है, उस पैटर्न को हम पैराडिगम कहते हैं। नेक्स्ट, सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। तो आर्टिकल पे हम आ जाते हैं। द मैंडेट फॉर द कांग्रेस इन कर्नाटका इज़ एज डेफिनेटिव एज इट कुड हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो दो प्रपोजिशंस हैं वहाँ पे आपका एज और एज का कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो जो मैंडेट इज़ जो पावर, जो वर्डिक्ट, जो कर्नाटका के वोटर्स ने जो वर्डिक्ट दिया, जो पावर दिया कांग्रेस को
इज़ एज डेफिनेटिव, मतलब वो तो होना ही होना था। डेफिनेटिव का मैंने आपको मतलब बताया था ना कि जो चीज़ होनी ही होनी है और जैसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कांग्रेस का तो जीतना तय ही था, वो तो होना ही था। एज इट कुड हैव बीन, वो तो मतलब होना ही था, हम उसे चेंज नहीं कर सकते थे, मतलब निश्चित तौर पे कांग्रेस की विन होनी ही थी, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी विथ 135 सीट्स, कांग्रेस को 135 सीट्स मिली हैं इन द 224 मेंबर असेंबली, गैदरिंग सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द रीजन्स एंड डेमोग्राफिक ग्रुप्स। तो 135 सीट्स कांग्रेस को मिली हैं, कितने सीट्स में से? 224 मेंबर। अब मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से क्यों मार्क किया है 224? देखो, नंबर के बाद आपको हाइफिनेट मिला है, ठीक है, आपको हाइफन मिला है। सो अगर नंबर के बाद जब भी आपको एक हाइफन मिलता है तो आप उसके आगे एस नहीं लगाते हो, ठीक है। तो देखो इसीलिए मेंबर के साथ एस नहीं लगा है, ठीक है। अगर हाइफिनेटेड नहीं होता था तो वहाँ पे 224 मेंबर्स होता था, बट अब यहाँ पे हाइफन है तो यहाँ पे हम मेंबर ही लिखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी रूल बताया था एस वाला कि जब भी नंबर के पहले आपको आर्टिकल मिल जाता है तो भी हम एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो वो ग्रामर का रूल आपको फिर से याद कराना था। ओके, सो 224 सीट्स में से आपको कितने कांग्रेस को मिल गए? 135 सीट्स, और मेजॉरिटी मिल गई 113 वाज द मेजॉरिटी नंबर, जितना मिनिमम चाहिए था पर उससे ज़्यादा ही मिल गया, ठीक है। तो 224 असेंबली सीट्स में से 135 मिल गई। गार्नरिंग करना इज़ कलेक्ट करना, तो क्या कलेक्ट किया? सपोर्ट कलेक्ट किया अक्रॉस द रीजन्स, मतलब सारे पूरे स्टेट से, अक्रॉस मतलब पूरे के पूरे स्टेट से उन्होंने सपोर्ट को गैदर किया। एंड डेमोग्राफिक ग्रुप्स इज अलग अलग एज के ग्रुप्स के जो लोग थे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मिडिल एज्ड लोग हो, या फिर चाहे वो एजेड लोग हो, मतलब जो सीनियर सिटीजन लोग हो, तो सारे ग्रुप से, डेमोग्राफिक ग्रुप से, सारे के सारे एज ग्रुप के लोगों से कांग्रेस को सपोर्ट मिला, ठीक है। नो डाउट सम ऑफ द वोट शेयर एक्रूड टू इट। एक्रूड मतलब जो 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 इनको वोट शेयर मिला। एक्रूड का वैसे तो मतलब होता है जो चीज़ आपको इकट्ठा हो के वो जमा हो गई है और वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी एज अ वोट्स जो आपको मिले और जो बढ़ गई आपके सीट्स, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको नेगेटिवली भी मिले हैं। एक्रूड टू इट नेगेटिवली मतलब यहाँ पे कैसे मिला है हम पढ़ रहे हैं वो आगे। एज द प्रिंसिपल पार्टी वॉज इन अपोजिशन टू द भारतीय जनता पार्टी। तो जो बीजेपी के अगेंस्ट थे जो लोग, जिनको अगेंस्ट इन द सेंस जिनको बीजेपी इस बार पसंद नहीं थी, ठीक है। सो जो लोग बीजेपी से नाराज़ थे कि उन्होंने ये डेवलपमेंटल काम नहीं किया, उनके इन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो उनसे नाराज़ हो के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कांग्रेस को चलो उन्हें वोट तो नहीं करना था पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी को सबक सिखाना है, इस मोटिव से भी उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। सो आपको वो नेगेटिवली भी मिला, ठीक है, तो आपको वोट्स नेगेटिवली भी मिले, उस एस्पेक्ट से भी मिले, तो ठीक है। तो ऐसे करके आपको आपका वोट शेयर बढ़ गया, आपका वोट शेयर 135 तक पहुंच गया, ठीक है। तो कुछ आपको सपोर्ट मिला सारे ग्रुप से, कुछ आपको नेगेटिवली भी मिला, तो ऐसे सब इकट्ठा होके गार्नर होके आप 135 पे कांग्रेस का मेजॉरिटी आ गया, ठीक है। दिस ऑल्सो बिकम क्लियर इन द एरोजन ऑफ सपोर्ट फॉर द जनता दल सेक्युलर। तो ये दिस किसके लिए लगा है? ये जो नेगेटिवली आपको वोट शेयर मिला है ना, इसके लिए भी ये बात, जो ये नेगेटिव वोट शेयर कांग्रेस को मिला है, ये बात इससे भी क्लियर हो गई कि ठीक है, लोग बीजेपी से तो नाराज़ ही थे, पर जो जनता दल सेक्युलर है, जो आपकी जेडीएस है, उस पार्टी का भी जो क्लियर एरोजन हुआ। एरोजन जब सॉइल एरोजन होता है, तो जब पेड़ के ऊपर की जो परत होती है, सॉइल की जो मिट्टी की परत होती है, जब आप उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हो तो वो बह जाती है मिट्टी, ठीक है। बह जाना, वहाँ से निकल जाना इज़ एरोड होना, ठीक है। तो हमने पिछले इलेक्शंस में देखा था कि जनता दल को अच्छे खासे सीट्स मिले थे, ठीक है। इस बार उन्हें कितना 19 सीट्स मिला था, पिछले बार आई थिंक उनको 23 या फिर 25 सीट्स कुछ मिले थे, तो उनका वोट शेयर भी कम हो गया, तो उनसे भी नाराज़ होकर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो ये बात क्लियर हो गई कि नेगेटिवली वोट्स भी मिले हैं कांग्रेस को, ठीक है। तो इससे जनता दल के एस्पेक्ट से भी हमें क्लियर हो गया कि नेगेटिवली भी हाँ मिले हैं, ठीक है। क्योंकि तो
पहले उन्हें अच्छे खासे वोट्स मिले थे, तो अब लोग उनसे नाराज़ हो गए, तो इसीलिए उनको वोट्स नहीं मिल पाए। सो उसका मतलब है उन्होंने ना ही बीजेपी को दिया ना ही जनता दल को दिया, वो लोग कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गए। ठीक है ना, एज अ नेगेटिवली आस्पेक्ट पे भी। ठीक है, चलो अब इनको सबक सिखाएंगे, हम इन्हें वोट कर देते हैं। ठीक है, ओके। द बीजेपी वन लेस than half the number of seats the कांग्रेस डिड। तो जितना इसका मतलब होता है जितना कांग्रेस ने विन किया, 135 किया कांग्रेस ने। ठीक है, और बीजेपी ने कितना सीट्स विन किया, आई थिंक 66, राइट, 66 सीट्स जीती ना। तो ये देखो उनसे लेस देन हाफ, तो हाफ से भी कम सीट्स जीती कांग्रेस से। कांग्रेस जितना जीती थी उससे भी हाफ, उससे भी कम सीट्स किसने जीता, बीजेपी ने जीता। ठीक है, बट द पार्टी दैट माइट हैव सफर्ड एन इरिवर्सिबल साइड इज़ द जेडीएस। तो जो लॉस है, इरिवर्सिबल स्लाइड मतलब जिसको आप फिर से दोहरा नहीं सकते हो, जिस लॉस को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो हुआ है जेडीएस को। ठीक है, विच सीन एज अ फैमिली सिंडिकेट डिवाइड ऑफ एनी मॉरल कंपास। तो डिवाइड ऑफ मतलब उसमें कमी थी, किस चीज़ की कमी थी, मॉरल कंपास की, मोरालिटी की उस पार्टी में कमी थी। ठीक है, तो सीन और जेडीएस को कैसा देखा जा रहा था, जेडीएस विच वॉज सीन एज, अभी विच किसके लिए, इस जेडीएस के लिए लगा है। तो जेडीएस को वोटर्स कर्नाटका के कैसे देख रहे थे, वो सीन एज अ फैमिली सिंडिकेट, सिंडिकेट इज ग्रुप, तो वो एक वंशवाद की तरह देख रहे थे कि ये तो भाई फैमिली हैं, ये अपने ही पार्टी, ये अपने ही फैमिली के लोगों को ठहराते हैं सभी जगह से, तो यही रूल करेंगे। तो इसे वंशवाद की तरह उन्हें दिख रहा था, तो एज अ फैमिली सिंडिकेट दिख रहा था जेडीएस में भी। सो इसीलिए भी अभी ये लॉस तो रिवर्स नहीं हो सकता, अब लोगों के माइंड पे वो इमेज छप गई है कि ये लोग सिर्फ परिवारवादी लोग हैं, अपने ही लोगों को हर जगह से ठहराएंगे। तो ऐसी इमेज अब इरिवर्सिबल है, हम इसे फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डिवाइड ऑफ इज उसमें वो कमी है, किस चीज़ की कमी थी, इफ़ समथिंग इज़ डिवाइड ऑफ मतलब उसमें वो चीज़ की कमी है, तो किस चीज़ की कमी थी, मोरल कंपास की, मोरालिटी की कमी थी उस पार्टी में, जेडीएस में। वोटर्स कुड बी फॉरगिवन फॉर नॉट हैविंग नोन विच वे द जेडीएस वुड लीन आफ्टर द इलेक्शन। तो वोटर्स को हम फॉरगिव कर सकते हैं कि आपने जेडीएस को वोट नहीं किया, किस लिए हम फॉरगिव कर सकते हैं, क्योंकि तो जो जेडीएस के जो वोटर्स थे उनको फॉरगिव करना इस, तो पहले मतलब उन्होंने जेडीएस को सपोर्ट किया, अब आप नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए हम आपको फॉरगिव कर सकते हैं। उसके लिए जेडीएस को फॉरगिव करना चाहिए। किस लिए फॉरगिव करना चाहिए, पहले उन्होंने सपोर्ट किया था जेडीएस को, अब वो नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, बिकॉज देखो क्या होता था ना, हर बारी कर्नाटका का जो एक पैटर्न सा बन गया था कि हंग असेंबलीज बहुत बार बनी थी कर्नाटका में, पिछले बार भी आई थिंक हंग असेंबली ही फॉर्म हुई थी, तो कोई भी पार्टी इस नंबर तक नहीं पहुंच पाई थी। तो क्या होता था, कुछ 50-60 सीटें कांग्रेस जीत जाती थी, कुछ 60-70 सीटें बीजेपी जीत जाती थी। ठीक है, तो बाकी कुछ 50 सीट्स जेडीएस जीत जाती। तो जेडीएस जिसके साथ भी जाता था ना, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर देती थी। ठीक है, तो जेडीएस अगर बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गया तो इसके 60 सीट्स और इसके 50 सीट्स हो गए आपके 130, आपके कितने हो गए 110 सीट्स। तो कुछ भी ऐसे जोड़, फिर इन 4 अदर्स को मिला के ये तीनों मिला के गवर्नमेंट बना देते थे। ठीक है, या फिर ये 70 हो गया, और अगर जेडीएस को 60 मिलता था तो यहाँ पे 130 सीट्स हो जाते, तो ये दोनों मिलके बनाते थे, या फिर ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाते थे। ठीक है, या फिर ये तीनों मिलके गवर्नमेंट को बना देते थे। हर बार ऐसा ही होता था, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो तोड़ मोड़ के कुछ इनसे कुछ इनसे कुछ इनसे कुछ इनसे ऐसे मिला के वो लोग, पहले तो हंग असेंबली बनती थी क्योंकि तो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, फिर ऐसे कोलेशन करके वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर देते थे। तो ऐसा होता था। तो इस बार ना जेडीएस के जो वोटर्स थे उन्हें पता नहीं था कि वो इस हर बार जेडीएस क्लियर होता था कि हम इनके साथ जाएंगे, पर इस और पिछले बार नॉट पिछले बार कुछ सालों पहले जब जेडीएस और बीजेपी का कोलिशन हुआ था, तब ऐसे कहा जा रहा था कि जेडीएस और बीजेपी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि फर्स्ट 2.5 ईयर्स जेडीएस की गवर्नमेंट बनेगी
और नेक्स्ट 2.5 ईयर्स बीजेपी का सीएम कर्नाटका का बनेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ पे जेडीएस का सीएम, सेकेंड हाफ पे बीजेपी का सीएम बनेगा। ऐसे करके उन्होंने कोलेशन किया था। पर क्या हुआ, जब जैसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ, 2.5 ईयर्स ख़त्म हो गए, तो जेडीएस ने अपना सपोर्ट निकाल दिया बीजेपी से, तो बीजेपी को उन्होंने धोखा दे दिया। तो ऐसे करके ना एक कन्फ्यूजन सी आ गई थी वोटर्स में कि इस बार बीजेपी वुड लीन करना, इस किसी के तरफ झुकाव रखना, तो इस बार जेडीएस किसके तरफ झुकेगी, किसके तरफ जाएगी, वो कन्फ्यूजन था, किसी को पता नहीं था। तो इसीलिए भी वोटर्स ने छोड़ दिया, भाई आप कन्फ्यूजन में ही रहो, हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो इसलिए जेडीएस को अपने वोटर्स को फॉरगिव करना चाहिए, बिकॉज वो खुद ही इतनी कन्फ्यूज्ड स्टेट में थी, ठीक है। अभी ये वे ऑन आपको साथ में पढ़ना है, ये ऑन इस वे के लिए लिखा है, ठीक है। Surely the opportunism of individual MLAs and the JDS following a hung assembly in 2018, देखो 2018 में हुआ था। Opportunism is खुद का जो MLAs खुद के लिए सोचते हैं, खुद के अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, स्टेट को नहीं देखते, अपने फ़ायदे को देखते हैं, तो ऐसे MLAs और उनके वजह से, और जेडीएस ने जो हंग असेंबली, जो जेडीएस के हैं MLAs, और उनके वजह से हंग असेंबली भी क्रिएट हुई थी ऐसे MLAs की वजह से जो लोग सिर्फ खुद का देखते हैं। तो 2018 में हंग असेंबली क्रिएट हुई थी। वेड हैवीली ऑन देयर माइंड्स, तो उसका वे हैवीली मतलब आपके ऊपर वो हावी हो गई थी। वे ऑन का मतलब होता है हावी, तो आपके दिमाग पे वो चढ़ गई थी बात कि देखो जेडीएस के तो MLAs ऐसे ही हैं, वो खुद के बारे में सोचते हैं, और जहाँ पे पलड़ा भारी होता है वो उस तरफ चले जाते हैं, और इनके वजह से, जेडीएस की वजह से ही 2018 में हंग असेंबली क्रिएट हो गई थी। तो ये बात ना वोटर्स के दिमाग में छप गई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बार हमें क्लियर कट गवर्नमेंट चाहिए। तो इसीलिए भी इस बार उनका वोट शेयर कम हो गया, जेडीएस का वोट शेयर कम हो गया, ठीक है। अनदर indecisive verdict would have been as good as, देखो यहाँ पे भी as और as का रूल आया है, ठीक है। सो अनदर indecisive verdict would have been as good as defeat for the Congress, ठीक है। तो अगर इस बार भी एक ऐसा वर्डिक्ट आता जिसमें कोई भी क्लियर कट गवर्नमेंट नहीं बना था, तो वो इक्वली होता था कांग्रेस के लिए, हार के समान ही हो जाता था, ठीक है। इसका मतलब होता था कि इस, देखो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है, मतलब कांग्रेस को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है, मतलब कोई भी पार्टी, नहीं कांग्रेस, नहीं बीजेपी, नहीं जेडीएस, किसी ने भी वोटर्स को सही से नहीं लुभाया, ठीक है। कोई भी वोटर्स के बारे में नहीं सोच पाया अच्छे से, तो उसका मतलब वही हो जाता था ना कि इक्वली सारे पार्टीज़ डिफीट हो गए, सारे के सारे पार्टीज़ फेल हो गए। तो एज गुड एज का मतलब होता है उसके बराबर, तो हारने के बराबर ही होता था अगर इस बार भी कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, ठीक है। थ्रू आउट द कैंपेन द कांग्रेस स्टेड यूनाइटेड, थ्रू आउट मतलब पूरे के पूरे कैंपेन के दौरान कांग्रेस कैसा रहा, यूनाइटेड, एकजुट रहा, ठीक है। खुद में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं लाने दिए, फोकस्ड रहा, एकदम फोकस्ड रहा। डायनामिक इज़ अलग अलग चीज़ों पे उसने फोकस किया, ठीक है। इफ़ यू आर डायनामिक मतलब आप वर्सटाइल हो, अलग अलग चीज़ों को आप कंसिडर करते हो, तो अलग अलग चीज़ों को कंसिडर किया कांग्रेस ने। और दूसरी तरफ वाइल, तो यहाँ पे आपको कंट्रास्ट दिखा रहा है, तो एक तरफ कांग्रेस यूनाइटेड रही, फोकस्ड रही, वहीं पे वाइल कंट्रास्ट दिखाया आपको वाइल से। बीजेपी के लीडर्स कहते थे सॉट टू सेटल स्कोर मतलब आपस में ही वो रह गए, आपस में ही वो लोगों ने कि हाँ आपको सीट क्यों मिल रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ से तो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे टिकट मिलना चाहिए था यहाँ से, तो आपस में ही वो लोग लड़ते झगड़ते रहे, ठीक है। सेटल स्कोर्स मतलब आपस में ही वो लड़ते रहे विथ वन अनदर एंड वर्कड एट द क्रॉस पर्पसेस का भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया, ठीक है। तो खुद के फ़ायदों के लिए ही वो बस लड़ते ही रह गए, ओके। द कांग्रेस शोड मैच्योरिटी, तो वहीं पे कांग्रेस ने मैच्योरिटी दिखाई एंड कंपोजर, ठीक है, एकदम कंपोज्ड तरीके से एंड कंपोज्ड तरीके से रहे, वो कंपोज्ड रहे, ठीक है, मतलब एकदम फर्म रहे वो लोग, डटे रहे कांग्रेस। एज द बीजेपी ट्राई टू मेकअप फॉर इट्स अनपॉपुलैरिटी, ठीक है। कब वो डटे रहे, जब बीजेपी ने अपने पॉपुलैरिटी के लिए मेकअप करना चाहा, मेकअप करना इस भरपाई करना, तो अपनी बीजेपी को पता चल गया था कि हाँ हमारी पॉपुलैरिटी कम होते जा रही है, तो उसे मेकअप करने के लिए, ठीक है, उसे सही करने के लिए बीजेपी ने क्या किया,
रेकिंग अप करना इज़ बार बार उसी बात को दोहराना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना। तो जब बीजेपी को पता चला कि हाँ अब हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो बीजेपी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गड़े मुर्दों को उखाड़ना स्टार्ट कर दिया, रेकअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और क्या करना, डिवाइसिव एंड एक्सट्रॉनियस इश्यूज़। डिवाइसिव इज डिवाइड करने वाले इश्यूज़, एक्सट्रॉनियस इज जो कि रेलेवेंट भी नहीं है, ऐसे इश्यूज़ को सामने लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब बीजेपी ऐसे कर रही थी, रेकअप कर रही थी, तब कांग्रेस ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई और कंपोज्ड रही। ठीक है, दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे हियर। ठीक है, एज द रूलिंग पार्टी इट रेफ्यूज्ड टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट एंड अंडर एस्टिमेटेड द इंटेलिजेंस ऑफ वोटर्स बाय ऑफरिंग देम कम्युनल ओपाइड्स। ठीक है, एज अ रूलिंग पार्टी मतलब बीजेपी ही, अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट कौन थी, फिलहाल तो बीजेपी ही थी, कर्नाटक में वही रूल कर रही थी, तो उसने रेफ्यूज़ कर दिया। रेफ्यूज़ करना इज़ ना मानना, तो उसने ना माना, किस चीज़ को नहीं माना, टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट। ट्रैक रिकॉर्ड इज़ आपका जो भी एक रिकॉर्ड है कि आपने कैसे गवर्नमेंट को चलाया है, तो वो शायद ख़राब रहा होगा। ठीक है, कर्नाटक में अच्छे से गवर्नमेंट नहीं संभली होगी बीजेपी के द्वारा, तो उसको टू बी अकाउंटेबल मतलब उसकी जिम्मेदारी उस गवर्नमेंट ने नहीं लेनी, बीजेपी ने खुद के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली। ठीक है, एंड अंडर एस्टिमेट, और क्या किया, अंडर एस्टिमेट करना इस कम आँखना। तो वोटर्स का जो इंटेलिजेंस था, जो बुद्धिमत्ता थी कर्नाटक के वोटर्स की, उसको अंडर एस्टिमेट किया एंड अंडर एस्टिमेटेड द इंटेलिजेंस ऑफ वोटर्स, कम आँखा, लोगों को बुद्धू समझा, कर्नाटक के वोटर्स को बीजेपी ने बुद्धू समझा बाय ऑफरिंग देम कम्युनल ओपाइड्स। कम्युनल ओपाइड्स मतलब कम्युनिटी के बेसिस पे डिवाइड करना चाहा बीजेपी ने, कि हाँ देखो ये ऐसे हैं, ये लोग इस कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, ये इस कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं। ठीक है, हम ही सिर्फ हैं आपके लिए। तो बीजेपी को लगा कि हाँ हम ऐसे कम्युनिटी के बेसिस पे करेंगे तो कर्नाटक के वोटर्स ना हमें ही वोट कर देंगे। उन्हें लगा कि कर्नाटक के वोटर्स बुद्धू हैं, उनके इंटेलिजेंस को कम आँखा बीजेपी ने। ठीक है, दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे हियर। द कांग्रेस लार्जली स्टक टू द इश्यूज। ठीक है, एक तरफ तो बीजेपी इन सब चीज़ों में लगी रही, दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती रही, लार्जली स्टक मतलब उससे चिपकी रही, उस पर अड़ी रही। किस चीज़ पे अड़ी रही, टू द इश्यूज दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। तो लोगों की जो जिंदगियाँ थी, लाइव्स इज जिंदगियाँ एंड लाइवलीहुड्स इज जो उनका कामकाज का ज़रिया था, लाइवलीहुड इज़ जहाँ से उनको नौकरी मिलती थी। तो लोगों की ज़िंदगियाँ जैसे चल रही थी, लोगों की जिन सब चीज़ों पे लोगों की नौकरियाँ डिपेंड थी, उनका लाइवलीहुड डिपेंड था, तो उन सब चीज़ों पे कांग्रेस स्टिक रही, उन सब मुद्दों पे कांग्रेस अड़ी रही। ठीक है, उन सब मुद्दों पे कांग्रेस ने प्रचार किया। ठीक है, ठीक है, ओके। फॉर वेरी गुड रीजन्स द बीजेपी डिजर्व, मतलब अच्छा ही, फॉर वेरी गुड रीजन्स मतलब चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए ही ये चीज़ हुई। कौन सी चीज़, द बीजेपी डिजर्व्ड इट्स डिफीट एज मच एज द कांग्रेस डिजर्व्ड इट विक्ट्री। तो ये चीज़ अच्छी ही हुई कि हाँ जितना कांग्रेस डिज़र्व करती थी जीतना, वो जीत भी गई। और बीजेपी को भी पता चलना चाहिए था कि कर्नाटक के वोटर्स को जो कर्नाटक के वोटर्स का इंटेलिजेंस था उसको अंडर एस्टिमेट किया गया, कम आँखा गया। तो अच्छा ही हुआ कि बीजेपी को ऐसे सबक मिला और वो हार गई। ठीक है, तो फॉर वेरी गुड रीजंस मतलब अच्छे के लिए ही हुआ कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। दैट्स व्हाट ऑथर यहाँ पे कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन आया है, वही मुझे आपको दिखाना था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। ठीक है, नॉट ओनली मतलब ना ही सिर्फ ये बल्कि ये भी हुआ था। ठीक है, उसका मतलब ये होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ठीक है, द कांग्रेस एंड द बीजेपी हैव लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द कर्नाटका वर्डिक्ट। तो कर्नाटका में जो ये रिजल्ट आया, वर्डिक्ट इज जो ये रिजल्ट आया इलेक्शंस का, उसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही सीखना चाहिए। ठीक है, इफ़ द बीजेपी ट्रूली वॉन्ट्स टू बी द पार्टी ट्रस्टेड बाय ऑल रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, तो अगर बीजेपी चाहती है कि वो एक ऐसी पार्टी बने जिस पे सारे रिलीजन्स और कम्युनिटीज़ ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास करें, तो उसे क्या करना चाहिए, इट मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट देम। तो उसे रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, उसे बीजेपी को सीखना चाहिए कि हमें हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट देना है, इक्वली मान के चलना है। तो ही वो एक ऐसी पार्टी बन के उभर आएगी जिस पे सारे के सारे कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स के लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ओके।
आफ्टर इट्स फेल्ड स्ट्रैटेजी इन वेस्ट बंगाल इन 2021, तो बीजेपी की ये जो कम्युनिटी के ऊपर डिवाइड एंड रूल करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई वेस्ट बंगाल में 2021 में। आफ्टर मतलब जब जब हुई 2021 में फेल, एंड नाउ इन कर्नाटका द पार्टी मस्ट सी द राइटिंग ऑन द वॉल। तो जब कर्नाटका में भी फेल हो गए, वेस्ट बंगाल में भी फेल हो गए, तो पार्टी को देखना चाहिए कि द राइटिंग ऑन द वॉल मतलब जो फ्यूचर के जो इस चीज़ से संकेत मिल रहे हैं, जो फ्यूचर दिख रहा है कि चिंताजनक हो सकता है बीजेपी के लिए आगे का फ्यूचर। ठीक है, अगर ऐसे ही बीजेपी कंटिन्यू करती रही तो नहीं चलेगा। मतलब बीजेपी को अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज दोनों ही स्टेट्स में वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर पाई। तो मतलब कुछ ना कुछ आपके स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, तो आपको उस स्ट्रैटेजी को सही करना होगा। ठीक है, राइटिंग ऑन द वॉल इज जो फ्यूचर के बारे में आपको बुरे संकेत आ रहे हैं, आपको उसे समझना होगा। ठीक है, देखना होगा उसे। ठीक है, its totalizing project is harmful not only for itself but also for the nation। तो ये जो स्ट्रैटेजी है टोटलाइजिंग वाली बीजेपी की, तो वो सिर्फ वो उनको खुद को ही हार्मफुल नहीं है, इज़ हार्मफुल नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ। मतलब बीजेपी के लिए खुद के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बट पूरे नेशन के लिए हार्मफुल है। आई थिंक ये उसी कम्युनिटी के इस पे बात कर रहे हैं कि वो जो कम्युनिटी के ऊपर डिवाइसिव पॉलिसी है, जो डिवाइड करती है बीजेपी, उसके ऊपर ये बात कही गई कि वो उनके खुद के लिए तो हानिकारक है ही, पर पूरे देश के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, अ वायलेशन ऑफ लॉन्ग चेरिश्ड एंड प्रोडक्टिव रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, एक लॉन्ग चेरिश मतलब जो लंबे समय से चलता आ रहा है और जो मान रहे हैं। चेरिश करना इज़ मानना, लंबे समय तो से वो ये चीज़ चलती आ रही है और इसे लोग मानते भी हैं, किस चीज़ को, प्रोडक्टिव रीजनल एस्पिरेशंस को। ठीक है, रीजनल मतलब आपसी जो कम्युनिटीज़ हैं, आपसी जो रिलेशंस हैं, उसमें लोग एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव एस्पिरेशंस, जो एस्पिरेशंस है लोगों की, जो इच्छाएं हैं वो प्रोडक्टिव है, एक दूसरे को लेके प्रोडक्टिव है, मतलब एक दूसरे को लेके अच्छी एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, ये तो आप हो, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमें डिवाइड करती हैं इंडिया में। ठीक है, आज से ही ये चीज़ नहीं आ रही है। देखो, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने यही किया है, लोगों को कास्ट के ऊपर, कभी किस चीज़ के ऊपर, कभी इनकम के ऊपर, किसी न किसी चीज़ के ऊपर 75 ईयर्स तक हमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये तो सिर्फ कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में हम अब पढ़ रहे हैं। जब आप हिस्ट्री देखोगे इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे और पार्टीज़ क्यों ना हो, सारे के सारे पार्टीज़ ने डिवाइड एंड रूल की ही पॉलिसी अप्लाई है। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि देखो, ये पूरे नेशन के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, पर फिर भी एक लंबे समय से आपसी रीजनल एस्पिरेशन जो हैं, देखो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो हमें डिवाइड किया है, पर जो रीजनल आपसी लोगों में जो प्यार मोहब्बत है और वो जो लंबे समय से चल रहा है, लॉन्ग चेरिश्ड लंबे समय से चल रहा है, उसका ये वायलेशन हो जाएगा अगर आप डिवाइड करोगे। तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप ऐसे डिवाइड वाला डिवाइसिव पॉलिसीज़ यूज़ करोगे। तो अनसेटलिंग फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोग्रेस। अनसेटलिंग मतलब ये अच्छी नहीं है नेशनल इंटीग्रिटी और प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, मतलब लोगों को आप एक साथ रखिए, आपको तो एक साथ रखना चाहिए, ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिवाइड नहीं करने का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के पास पार्शल भी ना हो। ठीक है, इससे ये भी ऑथर कांग्रेस को भी ये लेसन दे रहे हैं कि आप आप देखो, आप पे लोगों ने भरोसा किया है, तो अब आप ऐसे मत करो कि हाँ इस पार्टी को रिजर्वेशन दे दिया, इस पार्टी को ज़्यादा हमने महत्व दे दिया, अब आप रूलिंग में आए हो ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साथ लेके चलना है सबको। ठीक है, ओके ओके, ओ माय गॉड, ओके, ये पैराग्राफ हो गया। ओके, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ नाउ। ओके, द अटेम्प्ट टू अंडरमाइन नेटिव डेयरी ब्रांड नंदिनी इज़ अ केस इन पॉइंट। तो जो बीजेपी का अटेम्प्ट था अंडरमाइन करना, इस पर से कम आँखना, जो नंदिनी ब्रांड है डेयरी का, हमने इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे बीजेपी सिर्फ अमूल को सपोर्ट करती है जो कि गुजरात का ब्रांड है, और वो अमूल को बैंगलोर में लाना चाहती है। ठीक है, उसे नंदिनी का जो हैम्पर होगा,
ठीक है, तो वो ये भी इस बात पे अब आता है कि इसके वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। ठीक है, in a remarkable shift from the past, the Congress acknowledged that it must address the questions of caste justice too. तो रिमार्केबल शिफ्ट आया है पास्ट से। पहले कांग्रेस ऐसे नहीं थी, पहले कांग्रेस एक्नॉलेज नहीं करती थी कि हमें कास्ट वाइज भी जस्टिस रखना है, पहले नहीं रखती थी कांग्रेस, पर अब उसने एक्नॉलेज किया है, माना है। एक्नॉलेज करना इज़ मानना। उन्हें पता चल गया है कि अगर हम कास्ट भी जस्टिस रखेंगे, कास्ट वाइज में हम जस्टिस करेंगे, मतलब सारे कास्ट को इक्वली ट्रीट करेंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो वो कांग्रेस ने माना और वो करके दिखाया, वाइल होल्डिंग ऑन टू इट्स अपोजिशन टू रिलीजियस सेक्टेरिज्म एंड एक्सपैंडिंग वेलफेयरिज्म। ठीक है, तो जो उनका अपोजिशन था, उनका अपोजिशन कौन था? बीजेपी था। तो बीजेपी क्या करती है? रिलीजियस सेक्टरिज्म, रिलीजियस को सेक्टर्स में बांट देती है रिलीजियस के नाम पे। तो ऐसी पॉलिसी ना करके कांग्रेस ने क्या सोचा कि हमें सारे रिलीजन्स को कास्ट वाइज भी जस्टिस देना होगा, तो वो चीज़ और वेलफेयरिज्म को एक्सपैंड करना है, तो उस चीज़ को मद्दे कांग्रेस ने एक्नॉलेज किया और वो जीत गई। ठीक है, द कांग्रेस नीड्स टू मूव बियॉन्ड द ट्राइड रिहैट्रिक। रिहैट्रिक इज़ जो खाली जो लंबे लंबे भाषण होते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, बड़े बड़े स्पीचेस, तो कांग्रेस को इससे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब ऑथर सजेशन दे रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे आगे कर्नाटका में लीड करना है। ठीक है, कैसे आगे बढ़ना है कांग्रेस में? मूव बियॉन्ड द टायर्ड इज़ वही घिसा पिटा हुआ जो आप भाषण दे रहे हो ना, तो आपको पिछली वही आपको सिर्फ आके भाषण नहीं देना है, करके भी दिखाना है। ठीक है, ऑफ द ओल्डर, ठीक है, ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, जो पिछला जो आपका था, जैसे भी आप इतने सालों तक करते आए हो, जैसे भी रूल करते आए हो, इतने 75 ईयर्स में जो भी आपने रूल किया है, वो आपको घिसा पिटा रूल इस बार फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको वो घिसी पिटी सी आपको स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करनी है। एंड फ्रेम, और क्या करना है? न्यू पैराडिगम फ्रेम करना है, नए पैराडिगम को बनाना है। पैराडिगम में एक नए पैटर्न को बनाना है आपको कर्नाटका में, नए तरीके से आपको रूल करना होगा कर्नाटका में। ठीक है, ओके, पिछले वाला आप जैसे आप रूल करते थे वैसे इस बार नहीं चलेगा। ठीक है, दैट इज़ इंक्लूसिव टूवर्ड्स रीजनल रिलीजियस क्लास एंड कास्ट डाइवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो सारे रिलीजन्स को इंक्लूड करते हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, तो सारे रिलीजन्स कास्ट को डाइवर्सिटीज़ को आपको साथ लेके चलना होगा। पिछले जो हमने देखा था 75 ईयर्स में आप भी नहीं लेके जाते थे, पर आपको गवर्नमेंट में आप आए हो, आपको पावर मिला है, तो अब आपको साथ लेके चलना होगा। ठीक है, ये कांग्रेस को सजेशन था ऑथर के द्वारा। इट हैज़ मेड एन एक्सपेरिमेंटल बिगिनिंग इन कर्नाटका। तो ये जो बदलाव का जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये कर्नाटक से शुरू हुआ है। कांग्रेस के लिए भी ये बिगनिंग है, नई बिगिनिंग है, तो इन्होंने ये कर्नाटक से स्टार्ट किया है। ठीक है, इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है कर्नाटक से। बिटवीन द फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द बीजेपी, जहाँ पे भी रेड होगा आपको वहाँ पे रुकना है, ब्रेक देके पढ़ना है। तो बिटवीन, देखो कोई भी जब दो चीज़ें होती हैं ना, तो हम उसमें बिटवीन यूज़ करते हैं, पर जब दो से अधिक चीज़ों के बीच में हमें चूज़ करना है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब दो से अधिक चीज़ें होती हैं तो अमंग आता है, जब दो होती हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किन दो चीज़ों के बीच में ये बात आ गई कि द फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द बीजेपी, जो बीजेपी का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, बीजेपी हार गई है तो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो उसमें एंड द सक्सेसफुल वन ऑफ द कांग्रेस, और जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ कांग्रेस का, ठीक है, ये फेल एक्सपीरियंस बीजेपी का, ठीक है, और ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट कांग्रेस का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बात आ गई? कर्नाटका वोटर्स हैव इम्पार्टेड इम्पॉर्टेंट लेसन्स टू इंडियाज़ पॉलिटिकल क्लास। तो जो कर्नाटक के वोटर्स हैं उन्होंने इम्पार्ट किया, मतलब दिया, क्या दिया? इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है इंडिया के पॉलिटिकल क्लास को। बहुत अच्छा लेसन सिखाया है कर्नाटक के वोटर्स ने कि अब जब भी आप कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, कोई भी और पार्टी हो, पूरे के पूरे इंडिया में एक मैसेज गया है कर्नाटक के वोटर्स के द्वारा कि जो भी जनता के बारे में नहीं सोचेगा, जो भी जनता को डिवाइड करने के बारे में सोचेगा, जो भी जनता के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, उसको जनता कभी भी वोट नहीं डालेगी, उसको कभी भी जनता पावर में नहीं लेके आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो
फेल हुई बीजेपी और ये जो कांग्रेस बीच हुई है, इसमें से कौन उभर के आ रहा है? कर्नाटक के इंटेलिजेंट वोटर्स जो हैं, ठीक है। ओके, तो इन्होंने लेसन सिखाया कि अगर जनता चाहे तो पूरा तख्ता पलट कर सकती है, ठीक है। अब तो ये आने वाले समय पे ही पता चलेगा कि कर्नाटक के वोटर्स का डिसीजन कितना सही रहा, जब हमें पता चलेगा कुछ सालों के बाद कि कांग्रेस कैसे रूल कर रही है, सच्ची में वो डेवलपमेंट कर रही है या नहीं, या फिर वही रिहॉट्रिक, जैसे यहाँ पे कहा गया था, रिहॉट्रिक बस भाषणों में ही कहती रह गई कांग्रेस, अब काम कर रही है या नहीं, अच्छे से रूल कर पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कर्नाटक के वोटर्स का डिसीजन कितना है। पर अब के समय पे देखें, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कर्नाटक के वोटर्स ने तो एक लेसन सिखा दिया, ठीक है। सो व्हाट वाज द टोन ऑफ द आर्टिकल? सो एनालिटिकल इज द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल। पूरा का पूरा एनालाइज हुआ है, कैसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी फेल हो गई, किस वजह से फेल हो गई, कैसे कांग्रेस सक्सेसफुल हो गई, आगे क्या करना चाहिए, तो पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ पे वोकैबुलरी टेस्ट है। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे इन वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे बताना है किस पार्ट में है एरर, ठीक है। यस, चलो बताइए कहाँ पे है एरर। सो द एरर इज इन पार्ट डी, ठीक है, आपका डी पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पे इन द 224 मेंबर्स, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको यहाँ पे हाइफन हुआ मिलेगा, नंबर के बाद जब भी आपको हाइफन मिलेगा, आप यहाँ पे एस नहीं लगाओगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द 224 मेंबर असेंबली, ठीक है। तो पार्ट डी में है आपका एरर। तो देखो आपको ध्यान से करना होगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. Hope you have liked today's session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with others. उसके बाद से आप सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना, उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, वो भी टाइम टू टाइम, ठीक है। So this was it for the today's session. Now I'll be winding up. Until we meet next time. Bye bye everyone and take care.